हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, कुछ प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। हमने बात की थी कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल, जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नाइफ से भी काटा जा सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे, जैसे कि मर्क्यूरी, वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड होता है। कहाँ पर पाया जाता है, थर्मोमीटर में हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जैसे मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। ठीक है, चलिए तो बाकी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करते हैं। एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, जो भी टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने बात की कि मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, है ना। ये मैलिएबिलिटी उनकी प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हमने बात की थी, कुछ सैंपल्स हमने लिए थे, जैसे कि लोहे की कील हमने ली थी, एक कॉपर का छोटा सा पीस लिया था, एक सल्फर का पीस लिया था, है ना, एक लकड़ी का पीस लिया था, लिए थे, एक कोयले का पीस लिया था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब हम इन सैंपल्स पर हैमरिंग करते हैं, यानी कि हथौड़े से इनके ऊपर मारते हैं या इनको बीट करते हैं हथौड़े से, तो क्या होगा, तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेटल से बनी हुई चीजें हैं, जैसे कि कील है या कॉपर का एक जो पीस है, वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैटन हो जाते हैं, यानी कि फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि कोयला है, सल्फर है, या हम कहें वुडन पीस है, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, है ना, पीसेस में टूट जाते हैं, यानी कि वो फ्लैटन नहीं होते हैं। तो ऐसा किस वजह से है कि जो ये जो मेटल्स हैं वो फ्लैट हो जा रहे हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ही कहेंगे जो मेटल नहीं है उनको, ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो फ्लैटन नहीं हो रहे। ऐसा होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टी है, जो इनकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैलिएबल नेचर के कारण। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ये टेबल ली थी। अब इस टेबल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने एक कॉपर का पीस लिया। अब कॉपर का पीस कैसा दिखाई देता है, क्या वो चमकदार दिखाई देता है या चमकदार नहीं दिखाई देता है। तो आपके पास कोई कॉपर की बॉटल होगी, है ना, या कॉपर का कोई कॉइन होगा, या घर में कॉपर का कोई जग जग होगा, या कॉपर का कोई भी ग्लास हो सकता है, कोई भी बर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हो कॉपर कैसा लगता है, लस्ट्रस नेचर का। लस्ट्रस का मतलब है शाइनी, ठीक है, कैसा है, लस्ट्रस है। दूसरी चीज, एल्यूमिनियम के पीस की बात करते हैं तो ये भी कैसे बच्चों, ये भी लस्ट्रस है। आयरन नेल की बात करते हैं तो ये भी लस्ट्रस है। तीनों लस्ट्रस है, क्यों, क्योंकि तीनों ही क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, जैसे कोयले का टुकड़ा है, या सल्फर का एक लंप है पी साइज, या कोई लकड़ी का ब्लॉक है, तो हम क्या देखते हैं, ये सभी कैसे हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी कि ये शाइनी नहीं दिखते। कैसे होते हैं, ये थोड़ा डल होते हैं, ठीक है, लस्टरस नहीं होते, कैसे होते हैं, डल होते हैं। ये भी क्या है, नॉन लस्टरस, ये भी नॉन लस्टरस। अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कॉपर की, ठीक है, तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है। जैसे हमने एक जनरल प्रॉपर्टी की बात की कि जनरली मेटल कैसे हैं, हार्ड होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉपर का पीस भी कैसा है, हार्ड है, क्योंकि ये एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, वो भी हार्ड है ना, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आयरन नेल भी कैसा है, हार्ड है। लेकिन इसके अलावा
अगर हम इन नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम कोल की बात करते हैं तो देखो कोल हार्ड होता है, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में उतना हार्ड नहीं होता। या अगर हम लकड़ी के टुकड़े की बात करते हैं तो लकड़ी आपने देखी होगी हार्ड होती है हार्ड, हाँ काफी हार्ड होती है। लेकिन अगर हम मेटल से कंपेयर करें तो मेटल के कंपैरिजन में वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कि उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, तो हम इन्हें सॉफ्ट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग। अब जिसके लिए मेन एक्सपेरिमेंट हमने किया था, है ना, मेन एक्टिविटी जिसके लिए हमने पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो मेटल्स हैं इन पर हैमरिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों, जो मेटल्स हैं जब हम उन पर हैमरिंग करते हैं, उनको हैमर से बीट करते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैटन हो जाते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, वहां पर आनंदी के द्वारा सुदर्शन से क्या सवाल पूछा गया था कि आप यहाँ पर इन मेटल्स पर हैमरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या कहा गया था कि हैमरिंग करने से ये कैसे हो जाते हैं, इन्हें हम जिस शेप में लाना चाहें उस शेप में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें हैमरिंग के इफेक्ट की, तो कॉपर क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। एल्यूमिनियम भी फ्लैट हो जाता है और आयरन नेल भी फ्लैट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कोल, सल्फर और वुडन ब्लॉक की, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे इन पर हैमरिंग करेंगे तो कोयले का क्या हो जाएगा, वो जो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, सल्फर भी ऐसे ही टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो भी अगर हम उसमें ज्यादा हैमरिंग करते हैं तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। चलो, तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है इसे कहा जाता है मेलिएबिलिटी। तो मेटल को मैलिएबल हम कह सकते हैं कि मेटल कैसे हैं, मैलिएबल होते हैं। इन्हें क्या करके, इनको हम क्या कर सकते हैं, बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा है, जैसे हमने देखी है एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल हमने देखी है, घरों में देखी है ना। एल्यूमिनियम फॉयल में हम क्या करते हैं, जब हम टिफिन ले जाते हैं तो उसमें जो है उसमें उसमें खाना पैक करते हैं, या जब कोई फूड कार्ट वाला होता है ना, घर के बाहर कोई फूड कार्ट वाला है, ठीक है, तो उसके पास क्या होते हैं, पहले से बने हुए एल्यूमिनियम फॉयल से पहले से बने हुए कुछ कंटेनर्स होते हैं, जिस पर जब हमें फूड पैक कराना होता है तो उस पर ही वो फूड पैक कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है बच्चों एल्यूमिनियम मेटल से, ठीक है। कैसे बना है, हैमरिंग से ही, है ना? ऐसे मशीन से हैमरिंग की जाती है जिससे कि वो थिन फॉयल में या थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सिल्वर की देखी होगी आपने शीट, सिल्वर शीट, तो सिल्वर को भी ऐसे ही, सिल्वर यानी कि चांदी, तो सिल्वर को भी ऐसे ही हैमरिंग करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं अलग अलग स्वीट्स में, मिठाइयों में, है ना, स्वीट्स के ऊपर लगा हुआ होता है चांदी का वर्क, तो वो किस वजह से, वो जो वर्ग है चांदी का वो एक्चुअल में सिल्वर ही है, ठीक है। तो सिल्वर इतना पतला कैसे हुआ, वो शीट इतनी पतली कैसे होती है, उसको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, या हम कह सकते हैं उसके मैलिएबल नेचर के कारण। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की भी फॉइल्स होती हैं छोटी छोटी, गोल्ड की भी थिन शीट्स होती हैं, गोल्ड की भी हम थिन शीट्स बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई है मेटल के मैलिएबिलिटी के नेचर की। चलो, फिर नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों डक्टाइलिटी के बारे में। अब ये डक्टाइलिटी क्या है, ये डक्टाइलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल को अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है, मेटल को अलाउ करती है थिन वायर्स में कन्वर्ट होने में, ठीक है। जो मेटल्स है वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या मेटल से थिन वायर बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टाइलिटी। तो हम कह सकते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये क्या हमने मेटल की वायर्स देखी हैं, हाँ बिल्कुल, जो हम वायर यूज करते हैं वो ज्यादातर कॉपर की होती हैं। इसके अलावा जो हमारे नेकलेसेस होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ऐसे वायर से बने हुए होते हैं ना, लेकिन वो वायर कैसी होती है, मेटल की होती है।
इसके अलावा जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बात करें जिसमें वायर्स होते हैं, जैसे कि गिटार है, वायलिन है, सितार है, वीणा है, तो इन सभी में क्या होती है, वायर्स होती है। ठीक है, तो ये वायर भी किससे बनाई जाती है, मेटल से। तो मेटल की वायर कैसे बन रही है, मेटल के डक्टाइल नेचर की वजह से। अगर हम बात करें कोल की, ठीक है, मान लो कोयला है हमारे पास, कोल, और हमें कोल की वायर बनानी है, तो क्या हम कोल की वायर बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो है ये डक्टाइल इसका नेचर नहीं है ना, यानी कि ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। क्लियर है, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है इसीलिए भी। दूसरी चीज, जितने भी मेटल है वो डक्टाइल होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड से, है ना, 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इतना ज्यादा डक्टाइल गोल्ड होता है। और गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल भी होता है, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि उनको बीट करके जो है हम उनकी थिन शीट बना सकते हैं। जैसे सिल्वर की फॉयल बनाते हैं हम, सिल्वर की शीट बनाते हैं, या गोल्ड की शीट हमने देखी है। ठीक है, ऐसे ही। क्लियर है, तो ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी ये भी हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, तो यहाँ पर भी और क्रेन्स में भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए क्या की जाती है, वायर का यूज किया जाएगा। लेकिन कैसी रोप्स, कैसी वायर्स, जो स्टील से बनी हुई हो। ठीक है, स्टील क्या है बच्चों, स्टील एक अलॉय होता है, किसका, मेटल और नॉन मेटल का। स्टील क्या है, एक अलॉय है। अलॉय यानी कि अलॉय किसे कहेंगे, जो मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल हो सकता है, या केवल मेटल का ही मिक्सचर भी हो सकता है, तो उससे कहेंगे अलॉय। ठीक है, तो ये जो रोप्स है, जैसे आपको दिख भी रही है इमेज में, ये जो ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये जो आपको रोप्स दिख रही है, ये किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हैवी लोड को क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, हैवी लोड को सपोर्ट करती हैं। अब ये जो स्टील है वो किससे बना हुआ होता है, तो ये एक मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ होता है। तो अभी तक हमने केवल मेटल मेटल की बात कर रहे थे, अभी हमने एक अलॉय भी देख लिया जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से ही मिल करके बनता है। तो मेटल यूज किया जाता है यहाँ पर आयरन, और नॉन मेटल है कार्बन। क्या स्टील के अलावा और भी कुछ अलॉयज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज एंड ब्रास, यानी कि कांसा और पीतल, ये दोनों भी क्या है, अलॉय होते हैं। एक कॉपर और जिंक का अलॉय है, एक कॉपर और टिन का अलॉय है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है जनरल नॉलेज के लिए अलॉयज को। ठीक है, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अलॉय के बारे में डिटेल में। फिर लास्ट लेक्चर में हम सोनोरिटी को ही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सोनोरिटी हमने डिस्कस कर लिया था। तो सोनोरिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है, जिससे मेटल क्या करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो नॉन मेटल्स को भी क्या सोनोरस बोला जा सकता है, तो नहीं बोला जा सकता। क्यों, क्योंकि देखो मेटल्स जो है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या है, सोनरस है। नॉन मेटल सोनरस है क्या, बिल्कुल भी नहीं, नॉन मेटल सोनरस नहीं है। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे स्कूल में या आपके स्कूल में जो भी बेल्स हैं, है ना, जो बेल हैं, या टेम्पल आप जाते हैं, टेम्पल में जो बेल्स होती हैं, या आपके घर में जो बेल होती है ना, आपके मंदिर में या कहीं पर भी आपने कोई बेल देखी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बेल जो है हमेशा मेटल की ही बनाई जाती है, ताकि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, है ना, एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करे, दूर तक उसकी आवाज जाए। अब मान लो जो आपके स्कूल की बेल है वो अगर प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है, और आपका जो है नेक्स्ट पीरियड चेंज हो रहा है या लंच टाइम हो रहा है, और उस बेल को क्या किया जा रहा है, हम उस बेल को हिट कर रहे हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो, लेकिन जो प्लास्टिक की बेल बनी हुई है, क्या उससे साउंड प्रोड्यूस होगा कि आपके क्लासरूम तक आ पाए, नहीं होगा ना, इतना साउंड तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी प्लास्टिक की रिंग। कौन कर पाएगा, केवल मेटल की ही बेल जो है इतना साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जो बेल्स होती हैं वो सभी मेटल से बनाई जाती है, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स कैसा है, सोनोरस नेचर का होता है, या वो सोनोरिटी प्रॉपर्टी शो
करता है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। चलो, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि जो घुंघरूज हैं यहाँ पर, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बहुत दूर तक भी इनका साउंड सुनाई देता है। क्या क्यों सुनाई देता है? क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि घर में आपकी मदर जो है वो पायल पहनती है, ठीक है, तो उस पायल में होते हैं घुंघरू, और वो किसकी बनी हुई होती है? मेटल की बनी हुई होती है। कौन से मेटल की? सिल्वर मेटल की। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी वो चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, कहीं से आते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मम्मी आ रही है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि उन्होंने पहने होते हैं वो घुंघरू, जो कि मेटल से बने हुए होते हैं, और वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, उसकी जगह अगर हम कोई प्लास्टिक की या कोई लकड़ी की पायल पहन ले, तो ऐसा बना करके पहन ले, तो क्या वो कोई साउंड प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी ना। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज, जैसे स्कूल में जो बेल है वो भी मेटल से ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल के सोनोरिटी की वजह से। ठीक, चलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कंडक्शन ऑफ हीट। अब मेटल्स क्या करते हैं? हीट कंडक्ट करते हैं, जिसको हमने स्पून वाले एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया था। हमने क्या किया? एक टम्बलर लिया, उस टम्बलर में उसको बिल्कुल हॉट वाटर से फिल कर लिया। ठीक है, तो ये आपको खुद से नहीं करना है, किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब आपने एक ग्लास ले लिया है और ग्लास में आपने क्या डाल दिया है? बिल्कुल एकदम हॉट वाटर डाल दिया है। अब आपको क्या करने हैं? दो इक्वल साइज के स्पून लेने हैं, लेकिन एक लेना है मेटल स्पून और एक लेना है वुडन स्पून। लेकिन दोनों का जो साइज है, थिकनेस है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपने दो सेम साइज के सेम थिकनेस वाले दो स्पून ले लिए। अब आपको क्या करना है? इन स्पून को ये जो हॉट वाटर है टम्बलर में, इसमें डुबो देना है। चलिए, तो आपने इसको डुबो दिया और सेम टाइम पर सेम साइज के सेम थिकनेस वाले स्पून आपने इसमें डुबो दिए हैं। ठीक है, इमर्स्ड कर दिए हैं। अब आप कुछ मिनट के लिए वेट कीजिए। कुछ मिनट के बाद जब आप मेटल स्पून को टच करोगे उसकी टिप से, ठीक है, तो टिप से आपको क्या दिखेगा कि आपको क्या फील होगा कि मेटल स्पून काफी ज्यादा गर्म आपको फील होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वुडन स्पून को टच करोगे, वो एज इट इज जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, वो आपको हॉट जो है फील नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, मेटल की जो प्रॉपर्टी है हीट कंडक्ट करने की, ये क्या करते हैं? हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल है जैसे कि वुडन स्पून, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए ये हॉट भी नहीं हुआ, है ना। इसीलिए मेटल स्पून जो है वो गर्म हो गया। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप खाना पका रहे हैं, इस तरीके से ये गैस है, और गैस के ऊपर आपने कोई कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई कंटेनर है, और ये क्या है? इसका हैंडल। अब मान लो ये जो कंटेनर है, इसमें आप कुछ बॉईल कर रहे हो या कोई करी बना रहे हो या कुछ भी आप बना रहे हो इस कंटेनर में। ठीक है, अब इस कंटेनर की ये जो हैंडल है, ये जो हैंडल है इस कंटेनर के, अगर ये हैंडल मेटल से ही बने हुए हैं, ठीक है, तो देखो हीट तो केवल इतने एरिया में जा रही है। आप क्या देखते हो? धीरे धीरे पूरा ये क्या हो जाता है? गर्म। पूरा ये भी गर्म हो जाता है, और ये जो हैंडल्स हैं जो मेटल से ही बने हुए हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, है ना। जैसे आप गैस ऑफ करते हो और इस बर्तन को उठाने की कोशिश करते हो, इस वेसल को उठाने की कोशिश करते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो हैंडल्स हैं वो काफी गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मेटल के बने हुए हैं, और मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? हीट कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, जिस वजह से पूरा ये जो इसके हैंडल्स हैं, पूरा कंटेनर है, वो पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में जो कंटेनर्स हैं जिसमें आप खाना बनाते हो, जो भी वेसल्स हैं जिसमें आप खाना बनाते हो, उसके जो भी हैंडल्स हैं वो अक्सर कैसे होंगे? नॉन मेटल से बने हुए होंगे। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स हीट कंडक्ट नहीं करता। और अगर ये जो हैंडल है मान लो नॉन मेटल से बने हुए हैं, ठीक है, मान लो वुड से बने हुए हैं, है ना, वुडन हैंडल्स है मान लो, तो क्या होगा? जब आप इसे उठाओगे तो आपको बिल्कुल भी गर्म ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या समझते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? मेटल की हीट कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल क्या करता है? हीट कंडक्ट करता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? चलिए,
चलिए तो आगे बढ़े, अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, है ना, अभी हमने इसको और अच्छे से समझ लिया है। तो अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको भी हमने एक एक्टिविटी से समझ लिया था, है ना, कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं या हम किसी इलेक्ट्रिशियन को अगर हमने नोटिस किया हो, कभी भी जब वो कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम करता है तो हमेशा अपने हाथ में रबर ग्लव्स पहनते हैं। ठीक, इसके अलावा पैरों में जो है शूज पहनते हैं, जब भी काम कर रहे हैं रबर के शूज पहनते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, सॉरी, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि शॉक ना लग जाए उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर रबर ग्लव्स या जो भी हमारे इंसुलेटर्स हैं, जो नॉन मेटल्स नहीं होते कुछ कुछ, उनको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या हेल्प करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जिससे कि वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा देते हैं। ठीक है, बचाते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो क्या कराएगा, क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्या ये गुड कंडक्टर है? हाँ बिल्कुल गुड कंडक्टर है। आयरन नेल, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा और ये क्या गुड कंडक्टर है? बिल्कुल, जितने भी मेटल्स हैं बच्चों वो सारे ही, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सल्फर का ये लंप है ना, पी साइज्ड, छोटा सा मटर के दाने जितना, तो अगर हम इसे रखते हैं इस सर्किट में तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जब बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा तो ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पुअर या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो गुड कंडक्टर कौन होते हैं? केवल और केवल जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जो कि इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क दिया गया था, आपको बताना था कि मेटल जो हैं जब ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं या केवल वाटर ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या जब दोनों के कांटेक्ट में आते हैं तो रस्ट कब होता है। ठीक है, रस्टिंग की प्रोसेस कब होती है? रस्टिंग की प्रोसेस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर में कोई भी आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज है। अब आप क्या करते हो, डेली आपने इसको रखा हुआ है, अब ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता रहता है। किसके कांटेक्ट में? मॉइस्ट एयर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? मॉइस्ट एयर की बात कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या है? देखो ये तो एयर है, एयर में तो ऑक्सीजन भी होती है, और मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर की बात हो रही है। मॉइस्चर क्या होता है बच्चों? जो वाटर के वेपर्स बने हुए होते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। यानी कि उसमें वाटर के पार्टिकल्स है ना, हाँ, लेकिन गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है या एयर वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर इसके ऊपर बच्चों एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर क्या होने लगती है? डिपॉजिट होने लगती है। इस ही रेडिश ब्राउन लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम क्या कहते हैं? इस रेडिश ब्राउन लेयर को हम कहते हैं रस्ट, जिसको हम जंक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कहा जाता है कि जो लोहे की चीजें हैं, लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो जंग लगता कैसा है? जब वो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, केवल अगर वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ड्राई एयर है ना, मॉइस्ट एयर की बात नहीं हो रही, ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। अगर केवल और केवल वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, अब आप कहोगे कि वाटर में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है ना, तो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो देखा जाए तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आ गया। नहीं, यहाँ पर केवल वाटर की बात हो रही है, यानी कि वाटर से ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। कैसे हटा दिया गया? उसको बॉईल करके सारा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा बॉइलिंग से। ठीक है, फिर उस वाटर को डाल दिया गया है किसी कंटेनर में,
फिर उसके ऊपर आपको मेटल को डाल दिया गया है, फिर हम उसमें ऑयल डाल देंगे ताकि जो एयर है वो अब इसके कांटेक्ट में ना आ सके। तो केवल और केवल वाटर के साथ भी क्या करेगा, ये रस्ट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, रस्ट फॉर्म तभी करेगा जब ये बोथ एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आएगा, तब ये रस्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आगे हम वैसे एक एक्टिविटी देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ठीक है, चलो तो उसको आगे देखते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक्टिविटी देखा जाए तो बहुत सिंपल सी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। जब आप आयरन नेल्स को हैंडल कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है, कहीं आपके कहीं पर चोट ना लग जाए इसीलिए। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। अब आपको कुछ शाइनिंग आयरन नेल्स ले लेनी है। आयरन नेल का मतलब है लोहे की कील, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है ना। आपने आप घरों में आपने देखी होगी ना कील, आप यूज करते हो है ना, दीवार पर लगाते हो फोटो फ्रेम्स टांगने के लिए, या कुछ भी आपको टांगना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं, है ना। जब दो चीजों को जोड़ना होता है, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से जब फर्नीचर बनता है तो वहां पर भी आयरन नेल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल, मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक ओल्ड आयरन नेल ले रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर उस पर कोई ब्राउन डिपॉजिट है तो आपको सैंड पेपर से उसको स्क्रब करके जो है सारे वो निकाल लेने हैं। ठीक है, जो भी उसके ऊपर डिपॉजिट है। तो मेक श्योर कीजिए आप कोई शाइनिंग आयरन नेल्स, नई आयरन नेल्स ही ले। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स लेनी है और टेस्ट ट्यूब विद टाइट फिटिंग कैप्स। तो आप या तो 3 ड्राई ग्लास बॉटल्स ले लो या तो 3 टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है, तो कुछ भी ले लो, आप बॉटल्स ले सकते हो, बॉटल्स इजीली अवेलेबल होंगी आपके पास। और उनको लेबल कर लीजिए, एक को ए बोल दीजिए, एक को बी और एक को सी। टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। अब आपको क्या करना है, 3 आयरन नेल लेनी है और तीनों को ही एक थ्रेड से बांध देना है, एक एक थ्रेड से बांध देना है मतलब। ठीक है, प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल। अच्छा, सिलिका जेल क्या काम करता है, तो देखो बच्चों, सिलिका जेल जो है सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देगा, है ना। सिलिका जेल आपने देखा होगा, जो हमारे शूज होते हैं या जो नए कंटेनर्स हम खरीदते हैं उनके अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है, उसमें सिलिका जेल लिखा भी रहता है। तो वो किस लिए होता है, या शूज के अंदर भी होता है। जब हम नए नए शूज खरीदते हैं तो छोटा सा पैकेट निकलता है, तो वो पैकेट किस चीज का होता है, देखो इस तरीके से कुछ वो पैकेट होता है, टॉफी के पैकेट जैसा, ऐसा और ऐसा। तो ये पैकेट किसका होता है, सिलिका जेल का पैकेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल ए एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर। और आपको क्या करना है, उसे क्या कर लेना है, टाइट कर लेना है। ठीक है, किसी कैप से या स्टॉपर से, अगर आप बॉटल ले रहे हो तो उसकी कैप होगी, कैप से आपको टाइट उसे कर लेना है। ठीक है, तो पहली वाली जो फिगर 4.4 ए में, सॉरी फिगर 4.4 ए में आपको दिख रहा है, वहां पर तो आपको यही करना है। सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई, ये क्या कर लेगी, एयर को ड्राई कर देगी और उससे जितना भी मॉइस्चर का कंटेंट है उसको हटा देगी। ठीक है, हमें करना तो यही था ना, 3 चीजें करनी है हमें। एक केवल हमें एयर के साथ करना है जिसमें क्या हो, कोई मॉइस्चर का कंटेंट ना हो। एक हमें केवल वाटर के साथ करना है जिसमें कोई एयर का कंटेंट ना हो। और एक को हमें एयर और वाटर दोनों के साथ करना है। ठीक है, चलो तो so it is the substance that is used in small pouches in some medicine bottles, water bottles, shoe boxes। तो इन सब चीजों में जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सिलिका जेल मिलता है। प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल बी। एक आयरन नेल को हम ग्लास बॉटल बी में डाल देंगे, उसमें फ्रेशली पोर्ड बॉयल एंड कूल्ड वाटर, यानी कि वाटर को बॉयल करके उसे कूल किया गया, यानी कि बेसिकली उससे सारा जो गैसेज हैं वो रिमूव कर दी गई है। ठीक है, अंटिल द आयरन नेल इज कम्प्लीटली डिप्ड इन इट, और उसको डुबो देना है जब तक वो पूरी डूब नहीं जाती उसमें। ठीक है, तब तक उसमें वाटर फिल करना है। उसके ऊपर सम ऑयल डाल देना है, ऑयल की एक लेयर डाल देनी है वाटर पर। फिर क्या होगा, वो वाटर जो है पूरा सरफेस में आ जाएगा। ये वाटर ये जो ऑयल है ये क्या करेगा, ये एयर को पानी में डिजोल्व होने से रोकेगा। ठीक है, पानी एयर को पानी में डिजोल्व होने नहीं देगा। फिर तीसरी जो बॉटल है उसमें हमें क्या करना है, वाटर डाल देना है, उसे खुला ही छोड़ देना है। ठीक है, इसे तो हमें कैप लगा लेना है ना, कैप द बॉटल, ये जो सेकंड वाला था।
थर्ड वाले को हमें ऐसे ही खुला भी छोड़ सकते हैं या नहीं भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा पानी डाल देना है, आधा उसको एयर में रखना है, ठीक है। और कैप नहीं लगानी है, जैसे हमें दिख भी रहा है ना, जैसे यहाँ पे तो कैप लगी है, यहाँ पे कैप नहीं लगी हुई। और इसको जो है 2-3 दिन के लिए या 8-10 दिन के लिए हमें छोड़ देना है। फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। तो समझ गए हैं हमें करना क्या क्या है। अब हम क्या देखेंगे, ए में वाटर की प्रेजेंस में और एयर की प्रेजेंस है, ठीक है। ए में क्या है, वाटर की प्रेजेंस नहीं है और एयर की प्रेजेंस है। बी में क्या है, वाटर की प्रेजेंस है और एयर की प्रेजेंस नहीं है। और सी में क्या है, वाटर की प्रेजेंस भी है और एयर की प्रेजेंस भी है। तो क्या हमने ऑब्जर्व किया, तो देखो ना तो रस्टिंग ए में होगी ना तो बी में होगी, केवल और केवल सी में रस्टिंग की प्रोसेस होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको देखना है। एक बार घर में आप इसको खुद से, आपको एक्टिविटी तो ट्राई नहीं करनी है, आपको बस देखना है कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हमने मेटल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जैसे कि सोनोरिटी, डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी। इसके अलावा हमने बात की कि मेटल जो है एयर और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जिसके लिए हमने अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी हमने नहीं देखा है कि रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।